Hello students, good morning. In today's class, we studied chapter 1 in power sharing. The topic is forms of power sharing. यानी पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, किन किन में पावर्स को बांटा गया है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो उस चीजों को हम समझने के लिए हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को अलग अलग ऑर्गन में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का भी नाम देते हैं। यानी यहाँ पावर को जो है हॉरिजेंटल मैनर में तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशियरी। इसका आपने पिछले क्लास में जाना होगा कि ये तीनों का क्या क्या वर्क है। फिर से हम इसको बता देते हैं कि लेजिस्लेटिव जो होता है उसको लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं। यानी यह कानून बनाने वाला संस्था है, जिसे जो स्टेट में भी लेजिस्लेचर्स होते हैं और सेंट्रल में भी लेजिस्लेचर्स होते हैं। स्टेट में जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जनरली उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली या जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सेंट्रल में होता है उन्हें जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। और यह पार्लियामेंट जो होता है दो भागों में बटा होता है, लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ नए लॉज बनाए जाते हैं और पुराने लॉज को में जो है संशोधन किए जाते हैं, जिसे हम लोग अमेंडमेंट का नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नाम देते हैं। इसलिए इस संस्था को हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं या कानून बनाने का काम करता है। दूसरा ये एग्जीक्यूटिव है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। इस संस्था के जो भी लॉ बनाए गए उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो होता है वो इस संस्था का है, जिसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स और सिविल जो होते हैं सिविल सर्वेंट्स आते हैं। थर्ड बॉडी है जुडिशरी, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। यह न्यायपालिका जो होती है, जो भी लॉज बनाए गए हैं वो लॉज को कोई भी अगर ब्रेक करता है या फॉलो नहीं करता है, या स्टेट और सेंटर के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है, उन जैसे डिस्प्यूट्स को या जो लॉ मानने से जो इनकार कर रहा है या लॉ नहीं मान रहा है या उस लॉ को तोड़ रहा है, उस पर एक्शन लेने का काम जो होता है वो जुडिशरी करती है। और वो एक्शन आप जानते हैं अलग रूप में करती है, पेनाल्टी करके जो होता है आपको जो होता है एक तो पनिशमेंट के तौर पे जो होता है जेल में डाल के जो होता है आजीवन कारावास या फांसी की सजा तक होती है। तो ये तीनों का जो है अपना अपना काम है, जो एक ही लेवल पे रहकर जो होता है अपना अपना काम करने का काम करते हैं। और यह एक दूसरे का क्रॉस चेक भी करते हैं, जिसे हम लोग चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब सभी एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं, यानी कोई पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अगर पावर का कोई मिसयूज कर रहा है तो वो एक दूसरे को जो होता है देखने का काम करते हैं। और इसी तरह के पावर के चेकिंग को जो हम लोग चेक एंड बैलेंस का नाम देते हैं। तो आपने इस पहले वाले में पावर जो होता है हॉरिजॉन्टल मैनर में जो बांटा गया है, इसे आपने समझने का काम किया। अब हम लोग अगला जो देखते हैं वो है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। यानी पावर को जो शेयर किया गया है यह अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पे किया गया है। इसे हम लोग जनरली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का नाम देते हैं। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में क्या होता है, पावर को जो होता है जनरली दो भागों में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उसमें पावर्स को दो ही भागों में बांटा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कंट्रियों में दो के अलावे भी पावर्स को बांटे गए हैं वर्टिकल मैनर में, यानी दो के अलावे भी हैं, जिसे हम लोग जनरली स्टेट गवर्नमेंट जो होता है आपको लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। यानी इंडिया में जो है ये एक तीसरे स्तर की भी सरकार है, जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है यह सेंट्रल लेवल सेंट्रल मुद्दों जो होते हैं, इन सभी के जो जुरिडिक्शन एरियाज होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो बटे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जुरिडिक्शन एरियाज होंगे, जैसे आपको डिफेंस हुआ, रिसर्च हुआ, फॉरेन डील्स हुआ, इन जैसी चीजों पे ये एक तरीके से डिसीजन लेने का काम करेगा, पॉलिसी बनाने का काम करेगा। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी जुरिडिक्शन है, जैसे जो होता है टैक्स रेवेन्यू का जो होता है लेकर कृषि को लेकर, तो इन जैसे मुद्दों पे जो होता है यह डिसीजन लेने का काम या लॉ बनाने का काम करती है। और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट को जो है हमारे इंडिया में दो भागों में बांटा गया है, एक अर्बन और एक रूरल। अर्बन को जो है हम लोग म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, और वहीं रूरल को जो है हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। यानी पावर्स को जो है वर्टिकल डिवीजन में बांटा गया है, जिससे जो
एक तरह की जो सरकार है वो जनरली आप देखने होते एक ही तरह की सरकार जो होती है वहां अगर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं तानाशाह शासन देखने को मिलता है। इन सब चीजों से छूट पाने के लिए जो है पावर्स को अलग अलग लेवल और अलग ऑर्गन में बांटा गया है। तो आपने यहाँ देख लिया पावर को जो होता है अलग अलग लेवल में बांटा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिससे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स का भी नाम दिया जाता है। चलिए अगला है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर्स को बांटे गए हैं। तो यानी यहाँ पावर्स को अलग अलग सोशल ग्रुप्स है और हम जानते हैं जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें जो होता है रिलीजन भी है, कास्ट भी है, जेंडर भी है, आपको लैंग्वेज भी है, कम्युनिटी भी है, इन सभी में पावर्स को बांटा गया है। हम इसको तोड़ तोड़ के बताते हैं, यानी सबसे पहले पावर्स को जो है अलग अलग लैंग्वेज में बांटा गया, यानी जितने भी हमारे यहाँ भाषा बोलने वाले हैं उन सभी प्रमुख भाषाओं बोलने वाले लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, यानी सभी भाषाई लोगों को वहाँ जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संविधान में उन सभी भाषा का सम्मान किया गया है और आप जानते हैं कि आप सभी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वहीं रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन हमारे यहाँ जो भी 7, 8, 9 रिलीजन है वो रिलीजन को एक माना गया है, ना ही कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है और ना ही मेजोरिटी में है। संविधान की नजर में, कानून की नजर में हर एक रिलीजन एक बराबर है, एक जैसा है। तो आपने देखा कि रिलीजन और लैंग्वेज में जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दूसरा सोशली वीकर सेक्शन, यानी जितने भी हमारे यहाँ वीकर सेक्शन के लोग हैं, वीकर सेक्शन का मतलब जो होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दिया गया है जितने ही हमारे देश में एक अमीर पति, एक अरबपति, एक जो मंत्री जो है या एक बिजनेसमैन है उनको जितना सम्मान दिया गया है, उनको भी वोटिंग का उतना ही राइट है जितना एक अमीर को राइट दिया गया है, उनके वोट का वैल्यू भी उतना ही है जितना एक अमीर को दिया है। यानी हमारे यहाँ सभी को एक बराबर माना गया है, सभी में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इवन सोशली वीकर सेक्शन में भी। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी हमारे पुरुषों के बराबर समझा गया है, जबकि आपने देखा जो होता है कि इससे पहले जो है हमारे देश में जो महिलाओं को जो है एक बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था। महिलाओं को जनरली जो है हम लोग एक दूसरी निगाहों से उन्हें कमजोर की दृष्टि से समझा जाता था, लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया उसमें महिलाओं को जो होता है महिलाओं में भी इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जितने पुरुषों को जो होता है दिए गए। महिलाएं भी आज जो है वो चुनकर जो है वो खड़ा हो सकती हैं चुनाव में, वो उनको वोटिंग के राइट दिए गए, वो वोट डाल सकती हैं और चुनकर जो है वो स्टेट के लेजिस्लेचर या सेंट्रल के जो लेजिस्लेचर है जिससे पार्लियामेंट का नाम देते हैं वहां वो चुनकर जा सकती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में IAS IPS तक बन सकती हैं। और आप देख रहे हैं आज जो होता है महिलाएं जो है हर वो क्षेत्र जो है जो एक इम्पॉसिबल कहा जाता है उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की जो होता है उपस्थिति देखने को मिल रही है। तो आपने देखा कि हमारे जो होता है पावर्स को जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांटा गया। चलिए चौथा हम देखते हैं पावर इज शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इन पावर को जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में बांट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, यानी यहाँ जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है। और उस फॉर्म करने से क्या होता है, जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में पावर्स को इक्वली शेयर कर देंगे तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह देखने को मिलेगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आना चाहेगा और सत्ता में वो आ सकता है और लोगों के पास भी, यानी जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो भी वोटिंग देने समय जो है उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं कि वो एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को जो होता है वो वोट दे सकती हैं और हर कैंडिडेट को जो है वो चुनकर जाने का मौका मिलेगा। तो आपने यह बातें समझ ली। इसके बाद जो है हमारे देश में जो है रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज की भी प्रावधान है संविधान में। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब कि हमारे यहाँ जो भी कंस्टिट्यूएंसीज है, चाहे वो MLA की कंस्टिट्यूएंसीज हो या MP के कंस्टिट्यूएंसीज है, उस लेवल पे जो है जो वीकर सेक्शन है, सोशली और इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दिए गई हैं। SC के लिए जो है 47 और SC के लिए 84 जो है और ST के लिए जो है 47 सीट जो होता है लोकसभा में रिजर्व कर दी गई हैं। तो यह जो कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है वो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है। यह इसलिए रिजर्व किया जाता है, जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ने का काम करेंगे, आपने पिछले जो था क्लास में भी पढ़ने का काम किया कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करने से सबसे बड़ा फायदा यह देखने को मिलता है कि उन जो निम्न जातियां, लोअर सेक्शंस हैं,
गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलता है। उनको भी चुनकर जब जनता पार्लियामेंट में जो है स्टेट के लेजिस्लेचर में बैठाने का काम करती है, जो एक तरह से पीएम और प्रेसिडेंट को चुनकर भेजने का काम करती है, तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे यहाँ कोई भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर एक को इक्वल कंस्टिट्यूएंसी माना गया है। यानी माइनॉरिटी के व्यक्ति भी जो है चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। और आपने तमाम देखे हैं कि माइनॉरिटी के जो ग्रुप हैं, उनके जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो एमपी और एमएलए के रूप से नाम से जाने जाते हैं, वो एमपी एमएलए हैं। कई सारे मुस्लिम हैं, कई सिख हैं, कई क्रिश्चियन हैं, कई जैन हैं, कई पारसी हैं। तो ये माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आते हैं। इनको भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का अधिकार है, इनको भी चुनकर जाने का मौका मिलता है, एमपी और एमएलए को। यहाँ तक कि कई राष्ट्रपति और कई प्रधानमंत्री जो है इन माइनॉरिटी कम्युनिटी से हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो है इस जब पॉलिटिकल पार्टियों में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे यहाँ कॉलिशन गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब आप जानते हैं कि वैसी गवर्नमेंट जहां कई एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, जो सरकार जो है वो बनाने में अगर एक पार्टी को मान लीजिए 100 सीट अगर आती है, 100 सीट जो होता है, अगर चाहिए 100 सीट टोटल है और इसमें अगर 50 सीट से ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आ जाता है तो वो सरकार बनाने में संभव है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50 सीटें नहीं पहुंच पाती हैं। तो यानी अगर सपोज किसी को 30 आया, किसी को 25 आया, किसी को 15 आया, यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाने का काम करती हैं तो उसको कॉलिशन गवर्नमेंट का नाम देते हैं। और इस कॉलिशन गवर्नमेंट में महाराष्ट्र अभी का बेस्ट एग्जांपल है, जहां आप देख रहे हैं शिवसेना, कांग्रेस और दूसरा जो है शिवसेना, कांग्रेस और वहां की जो एनसीपी पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिसके एक तरीके से कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शरद पवार है, वो उन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट का निर्माण किया हुआ है। यहाँ तक कि जो है अलग अलग यहाँ इंटरेस्ट ग्रुप बनाने का भी अधिकार है। जैसे जनरली आप सुनते हैं कि टेम्पू चालकों का समूह जो होता है, व्यापारियों का समूह जो होता है, वर्कर्स का समूह जो होता है, ट्रेड यूनियन जिसे नाम से जानते हैं, शिक्षकों का समूह जो होता है, यहाँ तक कि कई सारे समूह जो होता है बनाने का अधिकार है। और यह समूह जो है अपनी डिमांड्स को, अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो जरूरतें हैं, उनको सरकार के सामने रखने का काम करती है। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन करने का काम करती है सरकार में जो होता है। और ये जो सरकार है उनके लिए जो है डिसीजन बनाने का काम करते हैं, उनके हक में डिसीजन लेने का भी काम करते हैं, क्योंकि पावर्स को उन इंटरेस्ट ग्रुप में, प्रेशर ग्रुप्स में बांटने का काम किया गया है। और इस वजह से हमारी इस लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है, जहां पावर को अलग अलग लेवल, अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट से जब बांट दिए जाते हैं तो हर एक व्यक्ति इस देश में सम्मानित फील करता है। और यह वो सोचता है कि हम इस देश में हैं तो हमारा भी उतना ही सम्मान है जितना इस देश में आने वाले एक अमीर पति, एक जो है आपको मिनिस्टर्स जो है, एक पावरफुल व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरतियों में से एक है, जहां पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर एक व्यक्ति को, हर एक सोशल ग्रुप्स को, हर एक लेवल्स में, हर एक ऑर्गन्स ग्रुप में जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यानी आज यह लास्ट टॉपिक था चैप्टर फर्स्ट का, पावर शेयरिंग का। और इसमें जो है आपने बहुत सारी बातों को जाना। इससे पहले भी आपने बेल्जियम और श्रीलंका का जो है आपने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, वहां कैसे जो है एक तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी आपने समझा। इसके अलावा जो था पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ये भी आपने बातें समझा। हम लोग अगले क्लासेस में अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट इस चैप्टर से होते हैं तो आप व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।